अगला टॉपिक जो आपके स्क्रीन पे है दोस्तों वो लिया गया है द हिंदू से, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप जान रहे हैं कि पेड क्लासेस में हम लोगों ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में बात किया था। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जब हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ये जो मैं टॉपिक आपके सामने लेकर रख रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंडियन पॉलिटी, इंडियन जुडिशरी, इंडियन लेजिस्लेचर, समझ रहे हैं ना, मतलब एक्सेस इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्त। इसको जो है बिल्कुल मिस मत कीजिएगा आप लोग। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, या किसी परीक्षा की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं, तो भी ये टॉपिक जो है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें थोड़ा सा लंबा है मुझे पता है, लेकिन आपको सुनना पड़ेगा। पूरी बातों को जो है वो ध्यान से सुनिएगा, और ध्यान से सुनकर खुद ही आप निष्कर्ष भी निकाल सकते हैं। न्यूज़ जो है वो द हिंदू ने कवर किया न्यूज़ है, विथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नेक्स्ट टू हिम वाइस प्रेसिडेंट क्वेश्चन जुडिशरीज पावर टू अनडू अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास अनवर्सली बाई पार्लियामेंट। ठीक है, दूसरा न्यूज़ आप देख रहे हैं, यहाँ आपको वाइस प्रेसिडेंट साहब जो हैं वो दिख रहे हैं, ये आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ साहब जो हैं वो नजर आ रहे हैं। बड़े ध्यान से देखिएगा। इसके अलावा फिर एक अगला न्यूज़ देखिए, पावर्स ऑफ पीपल अनडन, वाइस प्रेसिडेंट स्लैम्स सुप्रीम कोर्ट फॉर जंकिंग एनजेएसी। ठीक है ना, एनजेएसी जिसके बारे में हमने बात किया था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। आपको याद होगा कि पेड क्लासेस में हमने बात किया था कोलेजियम पे, पेड क्लासेस में हमने बात किया था एनजेएसी के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एक और रिपोर्ट देखिए जिसको कि कवर किया गया है, पावर ऑफ पीपल वॉज अनडन, वाइस प्रेसिडेंट एंटर्स कोलेजियम डिबेट, रिकॉल्स एनजेएसी रिपील नेवर टू लेट। ठीक है ना, धनखड़ साहब जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उन्होंने बार बार बात किया। अब इसको हम लोग समझते हैं, इस न्यूज़ को। जजों की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट में जो होती है, यह मामला एक बहुत ही ज़्यादा विवाद वाला मामला हो चुका है। जो कानून मंत्री हैं, कानून मंत्री भी सीधे जो हैं, उनका एक ऐसा स्टेटमेंट आया जिस स्टेटमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और मंत्रिमंडल की तरफ से बयान पे बयानबाजी शुरू हो गए। और ये भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा जब न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हो जाएंगी और दोनों एक दूसरे को ये बताएंगे कि भैया आपकी शक्ति ये है और आपकी शक्ति ये है। यानी कि समझिए कि जजों की नियुक्ति को लेकर दो चीजें, एक आप जानते हैं कि जजों की नियुक्ति के लिए कोलेजियम है, और दूसरा आप जानते हैं कि कुछ वर्षों पहले भारतीय संसद में एक संविधान का संशोधन किया गया था, जिस संवैधानिक संशोधन को जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने इनवैलिड घोषित कर दिया था। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इसको हमने इनवैलिड इसलिए घोषित किया है क्योंकि ये भारतीय संविधान का जो मूल आत्मा है, या भारतीय संविधान में जो एक न्यायपालिका को जो स्वतंत्रता दिया है, उस स्वतंत्रता का हनन करने का प्रयास किया जा रहा है। तो विवाद का मुद्दा है, और विवाद का मुद्दा जो है वो जजों की नियुक्ति को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का जो विवाद चल रहा है सरकार के साथ, इसी पर वो अब मीडिया के थ्रू जो है बाहर आ गया है। और बात ये भी कही जा रही है कि कानून मंत्री को जो है ये सब मीडिया के सामने नहीं बोलना चाहिए था। अब जब मैं इस टॉपिक की शुरुआत कर रहा हूं, और शुरुआत करते हुए जब मैं बातों को रख रहा हूं, तो आप समझ रहे होंगे कि भैया मामला कितना सेंसिटिव। प्रश्न यही है आपसे कि जजों की नियुक्ति में किसकी चलेगी? कौन निर्णय लेगा कि जज कौन बनेगा, सुप्रीम कोर्ट या सरकार? प्रश्न यही है आपके साथ। कौन जज बने, कौन नहीं, इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट और सरकार जो है वो आमने सामने खड़ी हो गई है, और बात जाके कहीं फंस गई है। भारत की अदालतों में अगर हम बात करें दोस्तों जजों की नियुक्ति को लेकर, तो जजों की नियुक्ति को लेकर विवाद आजकल जो है वो बहुत ही गर्मागर्म हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम में जिन नामों को लेकर सरकार के पास जो कोलेजियम भेजा जाता है, उनकी नियुक्ति पर मोहर लगाने के बजाय उन्हें क्या करती है सरकार, दबाए रहती है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट की कोलेजियम टीम का कहना है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लिए 20 प्रस्तावित नामों में से लगभग कई सारे नाम ऐसे हैं जो कि सरकार के द्वारा 1.5 साल से अटकाए हुए हैं। अब उसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि एक तरफ राष्ट्रपति साहिबा तो ये कहती हैं, मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुनिएगा। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले मैंने एक चर्चा की थी आपसे, क्या चर्चा की थी कि भारत की वर्तमान राष्ट्रपति साहिबा मुर्मू साहिबा ने जो है वो जब जजों का एक मीटिंग लिया या जजों की सभा को जब संबोधित कर रही थी, तो उन्होंने कई सारे वाक्य का जो है वो
उदाहरण लिया और उसमें ये सीधे कहा कि भारत में न्याय समय पर नहीं मिलता है, और जजों से ये गुजारिश की कि भारत में न्याय जो है वो लोगों को समय पर मिल सके, क्योंकि अगर भारत में न्याय समय पर नहीं मिलेगा तो देर से मिला हुआ न्याय न्याय ना मिलने के बराबर है। याद आ रहा होगा आपको ये बात, जो कि मैंने आपको कई बार इस पर चर्चा पहले भी की है। अब इसी टॉपिक पर हम आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि देखिए, हमारे पास जो सबसे बड़ी समस्या है वो समस्या किस चीज़ की है? हमारे पास जजों की कमी है। तो फिर आपके दिमाग में प्रश्न होगा, तो जजों की कमी है तो फिर जज आ क्यों नहीं रहे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि भैया हमने अभी तक 20 जजों के नाम जो हैं वो सरकार को दिए हैं कि ये हमें लगता है कि ये जज बन सकते हैं। सरकार 1.5 साल से उस पर कुछ कर ही नहीं रही है, उनके नाम को साइड में दबा के रखी हुई है। तो एक तो जजों की कमी है और ऊपर से सरकार दबा के बैठी हुई है, ठीक है ना? तो फिर प्रश्न ये उठता है, जैसे ये बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई, जो कानून मंत्री हैं रिजिजू साहब, उन्होंने सीधे एक बात कही। क्या कही? उन्होंने सीधे बात ये कही कि भैया जो तुम 20 ठो नाम दिए हो, अगर उसी में से हमको चुनना है तो तुम ही बना लो अपने से, हमसे क्यों पूछ रहे हो? हमारा वैल्यू क्या है? हम क्या करें? तुमने 20 नाम दे दिया और तुमने 20 नाम से कहा कि इनको बना दो बना दो बना दो, तो निर्णय जब तुम्ही को करना है, जज तुम्ही को, तो हमारा सरकार का काम क्या है? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि सरकार 1.5 साल से जो है वो जजों की लिस्ट को दबा के रख रही है, ये भी नहीं बोल रही कि इसको बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, ना हाँ बोल रही है ना बोल रही है। और वर्तमान कानून व्यवस्था में सरकार का जो कर्तव्य है कि वो इतना ही है कि जो भी प्रस्तावित नाम उसके पास पहुंच जा रहे हैं उन न्यायाधीशों को वो शपथ दिला दे, और उसको अगर लगता है कि इस नामों में से कुछ ऐसे नाम हैं जो लायक नहीं है, उन्हें पुनर्विचार करना है, तो वापस भेज दे। और 20 नामों में से तो 19 को सरकार ने वापस भेज दिया है। तो क्लियर करो ना भैया, इतना टाइम क्यों लग रहा है? अब जो नया विवाद आया है वो क्या है? तो प्रस्तावित नामों पर मोहर लगाने में जो है वो काफ़ी ज़्यादा देरी हो रही है, और इस दृष्टि से सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल समय सीमा भी जो है वो बांध दी थी। प्रस्तावित नामों की गोपनीय जांच करना, पुनर्विचार करना, उनकी शपथ, ये सारी की सारी जो है उस पर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि देखिए, अगर हम आपको कोई नाम दे रहे हैं तो उसका अगर आपको जांच करना है, पुनर्विचार करना है, जो भी करना है, शपथ दिलाना है, ये जो भी काम करना है वो 3 से 4 महीने में कंप्लीट कर लीजिए, खत्म कीजिए। 1.5 साल से अटकाए हुए हैं। और कुछ नामों को अगर सरकार को पुनर्विचार के लिए अगर वापस भेजा जाता है और कॉलेजियम उन्हें दोबारा भेज देता है, तो सरकार को उन्हें स्वीकार करना ही पड़ेगा, ऐसी व्यवस्था है। तो सरकार ये कह रही है कि भैया तुम हमको विचार करने के लिए भेज रहे हो, हमने विचार किया, कहा ये ठीक नहीं है, तुम फिर से उसी नाम को भेज दोगे, और हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है क्योंकि तुमने फिर से भेज दिया है और हमारे पास पुनर्विचार करने के बाद फिर से विचार करने का ऑप्शन नहीं है, तो हमें तो फिर से उसको बनाना ही पड़ेगा। तो इसके बावजूद भी कई नामों पर सरकार जो है वो लंबे समय से जो है वो सो रही है, खर्राटे ले रही है, सच सुप्रीम कोर्ट का कहना। और इसी कारण से कोर्ट में जजों की हो गई है कमी, और कोर्ट में जजों की जब कमी हो रही है तो कोर्ट के पास जो है वो फाइलों की फाइलों का एक अंबार सा लग गया है, फैसले जो हैं वो कोर्ट जल्दी ले ही नहीं पा रही। अब इसी गतिरोध में क्या हुआ, एक बवाल जो पूरा मीडिया जो है वो लेकर चल रहा है कि कानून मंत्री किरण रिजिजू जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एस.के. कौल के बीच, एक तरफ से रिजिजू साहब बोल रहे हैं तो दूसरी तरफ से कौल साहब बोल रहे हैं, और दोनों की जो बातें हैं वो मीडिया के माध्यम से बाहर आ रही है और ये विवाद का विषय बन गया है। रिजिजू साहब कह रहे हैं कि यह बोलना जो है बिल्कुल गलत है कि सरकार प्रस्तावित नामों के फाइल को दबा के रखती है। यदि आपको फाइल नहीं भेजना है तो मत भेजिए, आप खुद जजों की नियुक्ति कर लीजिए। रिजिजू साहब ने यहां तक कह डाला कि कॉलेजियम सिस्टम जो है वो संविधान सम्मत नहीं है, यानी कि जो कॉलेजियम है इसका तो कहीं संविधान में बात ही नहीं हुआ है। और न्यायमूर्ति कौल ने जो जवाब दिया उसमें कहा कि किसी उच्च पदस्थ व्यक्ति के मुंह से ऐसी बात जो है वो शोभा नहीं देती है क्योंकि वो कानून मंत्री है। अब ये कॉलेजियम बनाम सरकार के बीच में जो विवाद है, क्या ये विवाद नया है? नहीं, ये विवाद बहुत पुराना है। तो विवाद पुराना है तो सबसे पहले तो प्रश्न ये उठता है कि भैया कॉलेजियम सिस्टम की शुरुआत कहाँ से हुई? तो दोस्तों, कॉलेजियम सिस्टम की शुरुआत आज से 19 साल पहले यानी कि 1993 में हुई।
उस समय यह तय हुआ कि सर्वोच्च न्यायाधीश और 4 अन्य जो आपके वरिष्ठ न्यायाधीश हैं वो मिलकर जिन्हें चुनेंगे उन्हें सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का न्यायाधीश के रूप में जो है शपथ दिला देगी। 2014 सरकार आती है मोदी जी की और 2014 तक ये मामला ऐसे चलता रहता है। लेकिन जैसे ही मोदी जी की सरकार आती है तो मोदी जी की सरकार ने एक चीज़ ढूंढा। क्या ढूंढा? कि भैया इस कोलिजियम सिस्टम में बहुत सारी कमियां हैं और इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। और इसी दृष्टिकोण से, इसी दृष्टि से जो है वो मोदी साहब की सरकार ने जो है वो भारतीय संविधान में एक संवैधानिक संशोधन किया जिसको कि 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहा जाता है और इसका नाम दिया राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। एक आयोग की स्थापना की थी जिसको कि NJAC कहा जाता है, ताकि जजों की जो भी नियुक्ति हो वो पारदर्शी ढंग से हो सके और कोलिजियम सिस्टम का सारा फैसला जो कि सिर्फ 5 न्यायाधीश लेते हैं और इसमें आयोग में 6 सदस्य होने थे, जिसमें कि चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में बने इस आयोग में सुप्रीम कोर्ट के 2 जज हों, कानून मंत्री हों, देश के 2 महत्वपूर्ण व्यक्ति जो हैं वो सब मिले और वो डिसाइड करें कि कौन बनेगा जज। अब इन 2 बाहरों लोगों की नियुक्ति में कौन होगा? तो बात हुआ कि 2 बाहरी जो लोग होंगे उसमें एक प्रधानमंत्री हो सकते हैं, एक लोकसभा के अध्यक्ष हो सकते हैं और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं वो क्या करेंगे, मतलब प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के साथ मिलकर जो है वो फैसला करेंगे कि वो 2 लोग कौन होंगे। लेकिन 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, ये जो संवैधानिक संशोधन था उसको क्या कह दिया कि पूर्ण रूप से जो है असंवैधानिक है और सुप्रीम कोर्ट की मान्यता थी कि इस नए व्यवस्था के जरिए जो है वो कुल मिलाकर सरकार अपने मनपसंद जो भी कानून का जानकार होगा उसको कोर्ट के ऊपर थोप देगी। अब सुप्रीम कोर्ट को जिस मंशा पर शक था वो बिल्कुल जो है वो क्या था, निराधार था, क्योंकि सरकारें अपने मनपसंद के वकीलों को जज बनाने और मनपसंद के जजों को प्रमोशन दिलाने के लिए गुपचुप जो है वो क्या नहीं करती, ये हम सभी को पता है। कई बार जजों के फैसले ऐसे होते हैं जिन्हें सुनकर साधारण बुद्धि के जो लोग हैं वो भी दंग रह जाते हैं। कई बार हम क्या देखते हैं कि कई बार जज जो हैं वो किसी बलात्कारी को, किसी हत्यारे को भी जो है वो निर्दोष घोषित कर देते हैं। अभी हाल फिलहाल में आपने गुजरात का जो केस देखा था उसमें आपने देखा था कि किस प्रकार से जो है वो हाई कोर्ट के द्वारा जो है वो मुजरिम को, जो अपराधी हैं, उन्हें बरी कर दिया गया। कई बार जज जो है वो सेवानिवृत्ति के बाद राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, राजदूत, राज्यसभा का सदस्य आदि ये सब बनने के भागदौड़ में जो है वो वही काम करेंगे जिससे कि उस समय की वर्तमान सरकार खुश होगी। अगर जजों की नियुक्ति में सरकार का वर्चस्व हो गया तो न्यायपालिका का जो निष्पक्षता की बात की जा रही है, न्यायपालिका की जो तटस्थता की बात की जा रही है, वो बहुत ही कठिन हो जाएगा। और किसी भी लोकतंत्र की प्राणवायु जो है वो उसकी 3 शाखाएं हैं, एक है विधानपालिका, दूसरी है कार्यपालिका और तीसरी न्यायपालिका। और अगर ये स्वतंत्र रूप से, निर्बाध रूप से काम नहीं करेगी तो लोकतंत्र अपने आप समाप्त हो जाएगा। लेकिन न्यायपालिका की सारी महत्वपूर्ण नियुक्तियां यदि पूरी तरह से जो है उसी के हाथ में होगी तो उसके भी कई अवांछित पहलू जो हैं वो सामने आते रहेंगे। राजनीति की तरह न्यायपालिका में भी हम क्या देखते हैं कि भाई भतीजावाद चलता रहता है। यानी कि अगर पिता किसी अच्छे पोस्ट पे है, जज पे, तो कोशिश करता है कि उसका बेटा है या उसके परिवार के कोई सदस्य है जो है वो जजों के पद में है। और इसके चलते हम क्या देखते हैं कि कई प्रतिभाशाली वकील वो इसलिए जज नहीं बन पाते हैं कि वो निष्पक्ष होते हैं, निडर होते हैं या किसी की चापलूसी नहीं करते हैं। काफ़ी सफल आपने वकील को देखा होगा जो कि जज बनना ही नहीं चाहते, क्योंकि जज के वेतन के मुकाबले वो अपने वकालत से जो है उससे ज़्यादा से ज़्यादा कम कमा लेते हैं, है ना। तो अब वकीलों में ये डर पैदा हो गया है कि सरकार उनके नाम को अगर लटकाए रखेगी तो इससे क्या होगा, उनकी बदनामी हो जाएगी कि उन्हें ये लगेगा कि हमारे अंदर काबिलियत है ही नहीं, इसलिए हम जज बन नहीं पा रहे हैं। अब न्यायाधीशों की जो नियुक्ति का जो निरंकुश अधिकार ना तो सरकार के पास होना चाहिए और ना ही न्यायमूर्ति के पास होना चाहिए। यदि सरकार को न्यायाधीशों का नियुक्ति का अधिकार देते हैं तो ये न्यायाधीशों को भी अधिकार, मतलब कुल मिलाकर ये होगा कि अगर हम दे देते हैं सरकार अपना काम करेगी। न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार अगर जो उच्च सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं और इनकी कोलिजियम को दे देते हैं तो ये अपना भाई भतीजावाद चलाएंगे। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो कोलिजियम के माध्यम से अगर हम न्यायाधीशों को देते हैं, वरिष्ठ न्यायाधीशों को, तो वो भी सही नहीं है। सरकार को दे देते हैं तो वो भी सही नहीं है। तो कुल मिलाकर कुछ ऐसा प्लान करना होगा जिसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री आदि भी जो है वो नियुक्ति में हाथ बटाएं, है ना। क्योंकि जब तक मिलकर काम नहीं करेंगे तब तक जो है ये होना बड़ा ही मुश्किल होगा।
जैसे कि अगर हम बात करें तो अमेरिका की तरह राष्ट्रपति द्वारा जजों की आजीवन नियुक्ति देना भारत के लिए जो है वो श्रेयस्कर भी नहीं हो सकता है। भारत की न्यायिक नियुक्तियां योग्यता पर आधारित है और निष्पक्ष हो, इसके लिए जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट और सरकार परस्पर जो है वो एक दूसरे को सहयोग करे। अब जो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का जो प्रस्ताव आया था उसके बारे में अगर हम बात करें तो उसमें जो सुधार करने की आवश्यकता है उसको सुधार करना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बार बार सरकार से ये क्यों कह रही है कि आप जो हैं वो न्यायपालिका में हस्तक्षेप कर रहे हैं। यानी कि अगर सुप्रीम कोर्ट को उसके अंदर कुछ कमी दिख रही है, कुछ खामियां दिख रही हैं, तो उसमें सुधार करना चाहिए और सुधार करके दोनों को मिलकर जो है वो क्या करना चाहिए, मध्यम मार्ग का प्रयोग करके आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। तो फिर दूसरी बात होती है तो सरकार को क्या ध्यान देना चाहिए। तो जिस प्रकार से हम सरकार को कह रहे हैं कि इसमें सुधार कीजिए, वैसे ही कोलिजियम सिस्टम में भी सुधार के ऊपर बात करनी चाहिए, क्योंकि देश की संवैधानिक अदालतों में जो जजों की नियुक्ति का जो मौजूदा प्रक्रिया है वो समझना जो है बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि कॉलेजियम सिस्टम जो है हम उसको देखते हैं तो उसमें क्या होता है, तो कॉलेजियम सिस्टम में हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की टीम होती है और वो क्या करती है कि एक सीनियर मतलब आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसके बाद 4 और वो मिलकर क्या करते हैं, किसी को भी जो है जिनको उनको ठीक लगता है उससे क्या करते हैं, उसको जज चुनते हैं, जिनको लगता है कि ये सही। अब मान लेते हैं कि जजों की ये जो टीम है अब ये इस प्रकार से अगर कार्य करेंगे, ठीक है, और मान लीजिए कि आपका सरकार और जज आपका जो कॉलेजियम सिस्टम की जो टीम है ये आमने सामने आ जाएंगी, तो इससे क्या होगा, अनिश्चितता बनेगी, और अनिश्चितता बनेगी तो उसको नुकसान किसको होगा, तो देश को इसको नुकसान होगा। तो कोलिजियम के जरिए सुप्रीम कोर्ट जो जज खुद अपना उत्तराधिकारी तय कर रहे हैं, इसके बारे में अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान के मूल धारणा में तो इन सब बात ही नहीं हुई थी, और कहीं भी कोलिजियम जो है या कोलिजियम के कामकाज जो हैं वो भारत के संविधान में लिखे नहीं हैं। तो इसमें हमें क्या करना होगा, ध्यान देना होगा, और ध्यान देते हुए इसको जो सही हो उसके ऊपर काम करना होगा, इसको समझना होगा। इसको समझना इसलिए होगा क्योंकि लोगों का जो भरोसा है वो न्यायालय के ऊपर है, लेकिन अगर लोग ये समझ जाएं कि जो जज बैठे हुए हैं वो अपना भाई भतीजावाद चला रहे हैं और जो राजनीतिक पार्टी हैं वो अपने जो उनके हिसाब से बात करने वाले जो लोग हैं उनको जज बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, लोगों का विश्वास जो है वो न्यायपालिका से या न्याय व्यवस्था से जो है उठ जाएगा। तो हमें इसको ध्यान देने की आवश्यकता है और इसको ध्यान देते हुए जो है हमें इस पर काम करना होगा, ठीक है ना। क्योंकि कई सारे ऐसे केसेस आते हैं जिन केसेस में अगर हम देखें तो यहाँ किसी भी न्यायाधीश का जो है वो तटस्थता या न्यायाधीश जो है वो किस प्रकार से अपना न्याय देता है इसके ऊपर आधार पर जो है वो उस न्यायाधीश की जो है एक तरह से कहें तो छवि जो है वो निर्मित हो जाती है। तो इस पर जो है वो पूरा ध्यान देने की आवश्यकता है, और इसको ध्यान देते हुए हमें ये भी काम करना है कि न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है वो भी ना प्रभावित हो, और कहीं भी कार्यपालिका न्यायपालिका में या न्यायपालिका कार्यपालिका में भी हस्तक्षेप ना करे, इसको भी ध्यान करने की आवश्यकता है। तो इसको ध्यान देते हुए जो है वो काम करने की आवश्यकता है कि इस प्रकार के विवाद ना हो। अब मैं आपसे जो 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब हुआ था उसके बारे में अगर हम बात करें तो उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जो है वो 3 आर्टिकल जो हैं वो क्या कर दिए गए थे, जोड़ दिए गए थे। जैसे आर्टिकल 124A जोड़ा गया था जिसमें कॉलेजियम प्रणाली को बदलने के लिए संवैधानिक निकाय बनाने के बारे में बात की गई थी। उसके अलावा एक आर्टिकल 124B जोड़ा गया था जिसमें यह कहा गया था कि कोई भी जज जो है उसको नियुक्ति करने के लिए आपका NJAC जो है उसके पास शक्ति होगी, और इसके अलावा एक आर्टिकल 124C जोड़ा गया था जिसमें यह कहा गया था कि NJAC कामकाज को विनियमित करने के लिए संसद को सशक्त बनाएगी। अब NJAC को जो है वो चुनौती क्यों दी गई, तो 2014 में काम किया गया, 2015 में जो है उसको सुप्रीम कोर्ट एडवोकेशनल रिकॉर्ड एसोसिएशन ने जो है वो चुनौती दायर कर दी और उसके खिलाफ जो याचिका दी उसमें ये कहा कि ये जो है वो न्यायपालिका की जो सामूहिक राय की जो प्रधानता है उसको छीन लेगी और इसके लिए जो है वीटो किया जा सकता है। और गंभीर रूप से अगर हम बात करें तो संविधान के मूल ढांचे जिसमें न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बात की गई है इसका कहीं ना कहीं हनन किया जा सकता है। तो केंद्र इस पे अपना क्या तर्क दे रहा है, तो केंद्र सीधे ये कह रहा है कि देखिए जो एक कॉलेजियम है ये अंत निर्भरता पर संरचना पे काम है, इस पे कोई पारदर्शिता नहीं है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। अगर कॉलेजियम सिस्टम किसी जज की नियुक्ति करता है तो किस आधार पर नियुक्त कर रहा है उसके बारे में तो कोई जानकारी दे ही नहीं रहा है ना। तो कैसे हम समझ लें कि जो सुप्रीम कोर्ट जो है वो जजों की नियुक्ति जो कर रहा है उस सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो जज की नियुक्ति की जा रही है वो जज कैसा है और किस आधार पर कर रहा है। तो इन्हीं सारे चीज को लेकर जो है वो
विवाद है और 2015 में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था एनजेएसी को लेकर, और उस फैसले के तहत जो है वो एनजेसी को क्या कर दिया था, असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था। लेकिन हाल फिलहाल में हम क्या देख रहे हैं, हाल फिलहाल में जिस प्रकार से ये पूरी की पूरी व्यवस्था चल रही है, जहां सरकार और सुप्रीम कोर्ट जो है वो आमने सामने आ गया है, ये कहीं से भी उचित नहीं लग रहा है। आप अपनी भी राय दीजिए कि क्या आपको लगता है कि ये उचित है। आप एनजेएसी और कॉलेजियम सिस्टम के बारे में बात करें तो एक जगह तुलना दिया है, जिसमें आप देखिए कॉलेजियम सिस्टम जो है, कॉलेजियम सिस्टम बेस्ड ऑन 3 जजेस केसेस अंडर इट अपॉइंटमेंट ऑफ जज आर मेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 4 मोस्ट सीनियर सुप्रीम कोर्ट जज हैज नो कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग। Constitution of India Article 124 say appointment to be made by President in a constitution with judge as a president may be deemed necessary. Critics say it is a closed door system which lacks transparency. ये आपका कोलिजन सिस्टम है। एनजेएसी के बारे में बात कर रहे हैं तो ये कहा जा रहा है कि एक बॉडी है जो कि टू एंड द 2 डिकेड ओल्ड सुप्रीम कोर्ट, हाँ इसको बनाया गया क्योंकि 1993 से लगभग जो 20 सालों से जो आपका बिना ट्रांसपेरेंसी का सुप्रीम कोर्टों में जो जजों की नियुक्ति हो रही है उसके खिलाफ बनाया गया। 2014 में जो है वो लोकसभा और राज्यसभा में पास हुआ, जिसमें ये कहा गया कि 6 लोग रहेंगे इसमें, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 2 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, लॉ मिनिस्टर होंगे और 2 एमिनेंट पर्सन होंगे, जिनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आपके लोकसभा के अध्यक्ष और प्रधानमंत्री के द्वारा जो है वो नियुक्त किया जाएगा। इसके अलावा क्रिटिक्स जो है वो कह रहे हैं कि एनजेएसी विल नीड सपोर्ट ऑफ अदर्स टू पुश अ नेम थ्रू दे फियर जुडिशियल इंडिपेंडेंस बिंग कॉम्प्रोमाइज्ड। तो ये सारी बातें जो है इसके अंतर्गत जो है वो की गई है। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों सेशन, कैसा लगा जरूर बताइए। अगर पसंद आया हो तो अपने मित्रों के साथ जो है वो शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और इसी तरह कुछ और भी अगर आपको न्यूज़ चाहिए तो ज़रूर मुझे जो है वो आप फीडबैक में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसा लगा सेशन जरूर बताइए। मिलते हैं फिर और भी कुछ अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।